इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 संसाधन एवं विकास भाग 7, जिसमें हम मरुस्थलीय भूमि के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थलीय मृदा, कहाँ पर ऐसा जमीन है जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है, इसलिए लोग बोलता है ललका बालू और पियर का बालू। ऐसे ही लोग के मन में चलता है। जैसे में रेगिस्तान में आप देखोगे तो दो तरीके के बालू आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। रेतीले होते हैं और थोड़ा गर्म वाले चीज होते हैं, गर्म होते हैं। और ये सब लावा का मिश्रण ही तो है, बाकी कुछ थोड़े है। जैसे में बहुत समय तक मेरा घर कहीं था, आग लग गया, ठीक है, जलेगा। जलने के बाद वो भूसी कैसा हो जाता है, लाल नहीं तो पीला नहीं तो व्हाइट, 3 कलर का हो सकता है। अगर कुछ क्षेत्रों की बात कर दे तो कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि झीलों से जल वाष्पीकृत मतलब उष्मा मतलब पानी के वजह से गर्म बन के वाष्प बन के उड़ जाता है ना पानी, तो वैसे ही पानी उड़ के खाने का नमक भी बनाया जाता है। पानी को उड़ाकर, इतना ज्यादा झीलों में नमक है ना कि पानी को उड़ाकर वेपराइज करके और उससे नमक बनाया जाता है। और शुष्क जलवायु और उचित तापमान के कारण जलवाष्पन द्वारा जल को वाष्प बनाकर उड़ा दो, उसके द्वारा और मृदाओं में हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। जमीन में से भी जो नमी खत्म हो जाता है, जो नमी रहता है वह भी धूप के वजह से जलकर उड़ जाता है, जिसके वजह से जमीन में नमी खत्म हो जाती है। मृदा की सतह के नीचे, जमीन के सतह के नीचे कैल्शियम, ये मरुस्थलीय जमीन है। देख लो यहाँ पे केवल झरखट कटीली पेड़ मिलेगा यहाँ पे, बस, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। राजस्थान में जाओगे केवल कटीली पहाड़ी, कटीली पेड़ पौधा, और जो खपचरवा कांट होता है ना गांव वगैरह में, तो वैसा कांट ही आपको मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। बेसी से बेसी कहीं देखोगे तो पीपल का गाछ कहीं दिख सकता है, वो भी गारंटी नहीं है कि दिखेगा। तो मिट्टी के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ने के वजह से बढ़ती चलती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। और वैसे ही रेगिस्तान के जमीन के नीचे चूने का स्तर भी मिल जाता है। इसके कारण मृदा में जल अत्यंत संयदन, उसको बोलते हैं इनफिल्टराइजेशन, मतलब उनको फिल्टर नहीं हुआ रहता है, वो मतलब साफ सुथरा नहीं होता है, अवरुद्ध हो जाता है। आप सबको तो शायद पता भी नहीं होगा, और हम लोग अभी नहीं, करीबन बचपन की बात बताते हैं। जब हम 7 से 8 साल के करीब में थे, तो उस समय घर को पेंट करने के लिए चूना का इस्तेमाल किया जाता था। क्या चीज का? चूना का। आज तो भैया एसीएल पेंट इतना ज्यादा है कि चूना को कौन पूछता है। तो एक गाय जिसमें खाती थी, हम लोग उसको नदहा बोलते थे, सीमेंट का बनता था। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसमें पानी भराएगा, उसके बाद से मार्केट से चूना खरीद कर लाया जाएगा, बोरा के बोरा, मतलब जितना पेंट करना है उसके हिसाब से चूना आएगा। और चूना को एक शाम पहले, मतलब एक रात पहले हम उसको पानी में डाल देंगे लोग। और जैसे चूना को पानी में डाला जाएगा, पानी ढबकना चालू, एकदम लगता था ना जिस तरह भात चावल ढबकता है, वैसा पानी ढबकता था। और एकदम 3 से 4 घंटा तक वैसे ही खदर 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 ढबकते रह जाएगा। उसके बाद से शांत हो जाएगा, तो उसको हम लोग हिला देंगे एक बार, और सुबह वह फूल जाएगा पूरा। तो उसको ये आटा चालने वाला छलनी से छान कर उसमें नील डालकर फिर मिलाया जाएगा। फिर उसके बाद से दीवार पेंट होता था, क्योंकि पहले मिट्टी का दीवार गांव में पाया जाता था ना, आज ना सीमेंट का दीवार है जी, पहले तो मिट्टी का दीवार था। तो इसलिए वहां पर चूने का इस्तेमाल। पहले इतना पेंट कहाँ था, पहले एसीएल पेंट कहाँ था, पहले बाकी सब बोतल वाला पेंट प्राइमर कहाँ था, नहीं था। बस केवल चूना था और सीमेंट पेंट था, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। आज भी जो भी बनता है पेंट, जो भी मार्केट में आता है, उसमें अलग प्रकार के लिक्विड को मिलाकर वही चूना, वही रंग, वही सीमेंट वाला पेंट उसी में मिलाकर उसको बना दिया जाता है, जो हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं।
इस मृदा को सही तरीके से संचित करके, ये जितने भी मिट्टी हैं सही तरीके से उसको संचित करके योग्य बनाया जा सकता है। मतलब इसको घेर घार कर हम उसको योग्य बना सकते हैं, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। आज के समय में देखोगे तो पश्चिम राजस्थान में खेती बाड़ी करने के लिए जमीन घेर दिया गया है। घेरने के बाद फार्म बैठा है, फार्म शीशा वाला फार्म लगा दिया गया है, और जितना धूप चाहिए उतना धूप हम देंगे और नहीं चाहिए तो हम धूप नहीं देंगे। और पानी कैसे, फुहारे के रूप में पानी चलाया जा रहा है, जिसके वजह से दिक्कत ही नहीं होती है। राजस्थान में कभी जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा सिस्टम। वन मृदा मतलब जंगल की मिट्टी, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जंगल अधिकतर से अधिकतर पाया जाएगा तो आपको पहाड़ी इलाका में ज्यादा देखने को मिलता है। भले स्थानीय इलाके में ना दिखे, लेकिन पहाड़ी इलाका में जंगल जरूर दिखेगा। 100% गारंटी है कि सबसे ज्यादा जंगल पहाड़ी इलाका में होता है, जहां पर्वतीय वर्षा वन उपलब्ध है, जहां पर पर्वतीय वर्षा जंगलों की बारिश और वहां पर जंगल खूब ज्यादा है। इन मृदाओं के गठन के पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है, और पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार ही वहां के मिट्टी में बदलाव आता है। हम जब गए थे त्रिकुट पर्वत पर गए थे, उन्नीगढ़ का पहाड़ है, मंदिर है, वहां पर भी गए थे। और आपको नासिक में भी जितने भी पहाड़ पे आप चढ़ो, पुणे में जाओ, भोपाल में जाओ, और ये माझी पार करते हुए आप यूपी में जाओ, यूपी से कानपुर होते हुए जब जाओगे मध्य प्रदेश में एंट्री के लिए, तो वहां पर जो बॉर्डर है ना 6 लेन के बगल में, जिसको एक्सप्रेसवे आज के डेट में बोला जाता है, तो एक्सप्रेसवे के बगल में पहाड़ी इलाका को काट कर बनाया गया है रोड, तो वहां पर भी एकदम जंगली इलाका ही है। और हमें लगा कि चलो पेड़ पौधा छोटा छोटा होगा, कोई बात नहीं, पहाड़ी इलाका है, पेड़ छोटा होगा। लेकिन जब पास जाकर देखे तो नॉर्मल पीपल का वृक्ष जिस तरह अपने गांव में घर में होता है, वैसा पीपल का वृक्ष बड़ा बड़ा मोटा मोटा सिल्ली था वहां पे। और कभी कभी भूकंप आता है तो उसमें से एगो पत्थर टूट कर नीचे चला आता है, जिसकी वजह से कितने लोगों का वहां पर सारा दुकान टूट जाता है, जितना भी लोग सिस्टम बनाया रखता है वो सब टूट जाता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है। नदी तट के पास जाओगे तो ये सब मिट्टी आपको कैसा मिलेगा, दोमट, थोड़ा सा बलुअठ मिलेगा और थोड़ा सा मिट्टी उसमें मिलेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि आप उसमें खेती अच्छा से कर सकते हैं। परंतु ऊपरी ढालों पर और फिर नदी से थोड़ा सा ऊपर ढालों पे जाओ और इनका गठन मोटे कणों का होता है, और नदी से निकल के थोड़ा सा बाहर जाओगे तो आपको लगेगा कि एकदम मोटा मोटा मिट्टी है वहां पे। मोटा उतना भी नहीं, थोड़ा मजबूत होता है, इतना जानो। आप कभी नदी के किनारे जाओगे तो बढ़ियार माटी आपको मिल जाएगा मजबूत, तो उससे आप समझोगे देखने के बाद। यहाँ पर तो दिखेगा नहीं कि मैं बताऊं। हिमालय के हिमाच्छिद क्षेत्रों में, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। हिमालय के क्षेत्र में जाओगे, जब नीचे से पहाड़ चढ़ोगे करीबन 200 किलोमीटर तक सीधा ऊंचा चढ़ोगे, तब तक आपको जंगल मिलेगा। उसके ऊपर जंगल थोड़ा कम है, फिर 4000 से 5000 मीटर के ऊपर जाओगे तो फिर से आपको जंगल मिलेगा। और वो जंगल इसलिए है क्योंकि वहां पर जो बर्फ गिरता है आसानी से नीचे ना आ पाए, इसके वजह से ये पेड़ पौधा जरूरी है। और हिमालय का बहुत सारा पहाड़ है जो 7000, 7500, 8000 फीट उतना ऊंचा है, 8000 मीटर ऊंचा है, मतलब 800 किलोमीटर सीधा ऊपर ऊंचाई है। और किलोमीटर का रेडियस तो पूछो ही नहीं, बहुत ज्यादा है। आप जब जियोग्राफी पढ़ोगे ना तो उसमें आपको क्षेत्रफल समझ में आएगा कि हिमालय का क्षेत्रफल कितना है, माउंट एवरेस्ट का क्षेत्रफल कितना है, ऊंचाई कितना है। ऐसे आप 10th में हो तो आपको याद होना चाहिए। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपान जहां पर ढलान चालू होता है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। मतलब आप देखोगे जैसे नदी से नीचे उतरते हैं
तो आपको थोड़ा सा बलुअट, थोड़ा सा मिट्टी को मिलाकर ही वहां पर मिट्टी मिलेगा। दोनों का मिक्सर होता है, दोनों को मिलाकर ही रहता है। आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है, और जहां भी दियारा में जाओ वहां पे बलुअट मिट्टी भी होता है और भाकर मिट्टी भी होता है, जिसके वजह से वो पूरा जमीन उपजाऊ हो जाता है। मृदा अपरदन और संरक्षण, मृदा को बचाना और उसके लिए कुछ और भी कार्य करना कि हम कैसे उसको बचा सकते हैं और कम से कम भूमि का इस्तेमाल कैसे करें। यहाँ पर मृदा अपरदन का मतलब भूमि का कटाव भी हो जाता है। भूमि का कटाव और उससे संरक्षण कैसे किया जा सकता है। मृदा के कटाव और उनके बहाव की प्रक्रिया। भूमि का कटाव, जैसे में जमीन कटता है ना नदी के वजह से, और उसके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहा जाता है। अब सवाल हो गया कि मृदा अपरदन किसे कहा जाता है, तो सीधा लिखना आप, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। बस मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं, मृदा बना और मृदा मतलब मिट्टी बनने से लेकर अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है। मिट्टी बना, नदी आया, काटा, वहां से कहीं ना कहीं तो लेकर जाएगा ही ना, तो लेकर चले जाते हैं, और दोनों में संतुलन होता है बहुत ज्यादा। हमारे क्षेत्र में जब हमारा गांव की बात कर लूं तो नदी हमारे गांव से करीबन थोड़ी दूर पर थी, लेकिन पानी की वजह से कटाव मारते 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 उधर का जमीन मिट्टी से भर गया, हम लोग का जमीन पानी की वजह से कट गया। परंतु मानवीय क्रियाएं, मानव के द्वारा क्रिया काम किया गया, जैसे में वनोन्मूलन क्या, जंगलों के मूल्य को ना समझना, जंगलों को अंधाधुंध काटना, अति पशुचरण, पशुओं को ज्यादा चराना, निर्माण और खनन आदि। निर्माण में क्या आ जाएगा, नदियों के घाट पर कुछ और बना लो आप, नदियों का खनन करने लगो, वहां से मिट्टी बालू सब निकालो घर भरने के लिए आदि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व, जैसे प्रकृति की बात जान लो, ये देख सकते हैं मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव, पानी आएगा नीचे को लगेगा, ये सब कट कर चला जाएगा। देखो जिस तरह कटा है ना, एकदम लाइन से वहां से धंस कर चला गया है। ऐसा मेरे गांव में बहुत ज्यादा है, मैंने खूब देखा है, बचपन से यही देखते आया हूं। पवन हिम नदी और जल मृदा अपरदन कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पवन हिम नदी और जल मृदा अपवर्दन कहते हैं। पहाड़ से भी पत्थर टूट टूट कर आते हैं, सोन नदी में आते हैं तो वहां पर पीला वाला बालू होता है। जो मिट्टी बाढ़ के वजह से, पानी की वजह से बह जाता है, तो बहता जल जो पानी बहता है वह मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, गहरे तरीके पे एक रेघाड़ी बना देता है, लाइन बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवनलिकाएं बोलते हैं उसको। ऐसे भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, ऐसे भूमि को नहीं जोता जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल खरपतवार और जंगल ही हो सकते हैं जो पशु को चराने के लिए काम में आए। इसे उत्खात भूमि, बैड लैंड कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उत्खात भूमि मतलब बैड लैंड। चंबल बेचिंग, चंबल के बारे में आप सब जानते हैं, चंबल एक जगह का नाम है भारत के। तो चंबल बेचिंग में ऐसी भूमि को खड, उसको रैबिन भूमि कहा जाता है। चंबल में जाओगे तो ऐसे जमीन को खड जमीन के नाम से वो लोग जानते हैं। कई बार देखा जाता है कि विस्तृत क्षेत्रों को ढकते हुए जल के साथ नीचे की ओर बहता है। यहाँ पर आप समझ में आएगा, कभी कभी जमीन ऊपर ही रहता है लेकिन नीचे से जमीन खाली कर देता है और पानी बहता है। जब जमीन कमजोर हो जाता है तो टूट के गिर जाएगा, सब दह जाएगा। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा खुलकर जल के साथ बह जाती है। जब नीचे से बहाव हो जाएगा, नीचे का मिट्टी कट जाएगा, आप उस पर खेती कर रहे हो, तब तक मालूम चलेगा पूरा जमीन धंस कर बह गया। इससे अच्छा है कि आप उस पर खेती ही मत करो, नहीं तो फसल भी बर्बाद हो जाएगा और आप वहां पर रहते हो तो आपकी जान को भी खतरा है भैया। इसे चादर अपरदन, इसे क्या बोलते हैं, चादर अपरदन मतलब एक चादर के जैसा होता है, टूटा और बह गया।
ऐसे भूमि को जो पानी के कटाव की वजह से बह जाता है, इसे चादर अपर्दन कहा जाता है। मतलब नीचे से बह गया है, पानी बह रहा है, लेकिन जमीन जब कमजोर हो जाएगी तो एकदम नीचे धंस जाएगा और सब पानी के साथ बह जाएगा, तो उसी को चादर अपर्दन कहा जाता है, सीट इरोक्शन। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्रों से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। पवन के वजह, हवा के वजह से किसी मिट्टी को उड़ा कर लेकर कोई हवा चला जा रहा है, मतलब धूल हो गया, राखी हो गया, उसको हवा क्या करता है, अपने साथ उसको उड़ा कर लेकर चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। कृषि लोग गलत काम करते हैं, इसके वजह से भी जमीन का अपर्दन होता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है। गलत तरीके से अगर हल चलाते हैं तो गलत लाइनें बन जाएगी, लकीर बन जाएंगे, जिसके वजह से पानी बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, जमीन के नीचे। तो ऐसे कभी कभी हर जगह पे नहीं होता है, जहां पर भोर फूटने का जगह होता है ना, वहां पर ऐसा हो सकता है। जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है, जिसके वजह से अंदर से जो पानी बहता है मृदा का कटाव अच्छा से कर देता है। जैसे में देखो, नदी के किनारे कोई खेत चल रहा है, ठीक है, हम उसको एकदम अड़िया तक ले जाकर जोत दिए, अड़िया तक जोत देंगे तो क्या होगा, जो ऊपर का खर पतवार है वो खत्म हो जाएगा, और उल्टा उल्टा घुमा दिए तो वहां से मिट्टी फटना चालू हो जाएगा। मिट्टी फटेगा, मिट्टी के पास पानी आएगा, कटाव हो जाएगा, तुरंत मिट्टी निकल जाएगा। जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है और तुरंत लेकर चला जाता है। आगे देखो, यहाँ पे ढाल वाली भूमि पर, जहां पर ढाल हो, समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से, ढाल वाले जमीन पर कैसे खेती बाड़ी करनी चाहिए, नीचे से ऊपर तक ले हल चलाना चाहिए। कहां से, नीचे से ऊपर। ऐसा होगा ना तो पानी आएगा, फुहारा मारेगा, फिर नीचे चल जाएगा, फिर मारेगा, ढूल कर चल जाएगा। अगर हम रेखा रेखा कर दिए, सीधा सीधा कर दिए, मतलब ढाल में ढाल घुसा दिए और ऊंचाई में ऊंचाई घुसा दिए, तो होगा क्या, पानी आएगा, पानी रुकेगा, फिर पानी आएगा, पानी रुकेगा। इस तरह मिट्टी का कटाव होता है। ऊपर वही समझाया गया है कि वैसे ही मिट्टी का कटाव होता है। इसलिए खेती बाड़ी जब करो नदी के किनारे तो जुताई अच्छे से करो, नहीं तो भैया फसल गड़बड़ा जाएगा, आपका जान की भी हानि हो सकती है। और इसी के वजह से समानांतर रेखाओं पर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, और नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बहाव नहीं होगा ज्यादा। इससे समुच्च जुताई, चारों तरफ जुताई, जिसको बोलते हैं काउंटर प्लगिंग कहा जाता है, सर्वोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान मतलब क्या, जिस तरह आप जम्मू कश्मीर वगैरह में देखोगे तो आप पहाड़ से नीचे एक क्षेत्र, उसके नीचे लगता है ना कि बक्सा डब्बा लेखा बनाकर खेती किया गया है, उसी को सोपान कहते हैं। तो सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। मैं दिखाऊं क्या, दिखाता हूं। सोपान खेती, ये देखो आपके यहाँ इस तरह, ये किस तरह खेती हुआ है, यहाँ पर ढलान को रोका गया है, अलग अलग यहाँ पर बना है, और इसी में ये लोग खेती करते हैं। पानी का बहाव एक छत्र से, मतलब एक लाइन से, सीधे लाइन से इसको उतार कर हटा देते हैं। ज्यादा पानी होगा तो हटा देंगे, कम पानी होगा तो रोक लेंगे। जैसे में यहाँ पर खेती हो रही है, ये देख लो आप, ये देखो किस प्रकार की खेती है जी, यहाँ पे क्या कमाल की खेती चल रही है। तो ऐसा ही खेती ज्यादातर आपको हरियाणा में दिखेगा, पंजाब में दिखेगा, कर्नाटक में दिखेगा, तमिलनाडु में दिखेगा, आंध्र प्रदेश में दिखेगा, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में भी दिख जाएगा। अभी कहीं कहीं तो बहुत जगह यूपी और बिहार में भी देखने को मिलता है। ये देखो क्या चीज लगाया जा रहा है, सोपान कृषि कही जाती है। इसमें टोप दिए और इसको ढक देंगे, बस। दिख गया आपको? चलिए बुक पर आ जाते हैं।
बुक पर आते हैं तो समझ में आता है थोड़ा सा। तो सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है। समझ गए आप सोपान कृषि अपर्दन किसे बोलते हैं? पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है, जैसा मैंने अभी दिखाया है, सीढ़ी के जैसा। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, अलग अलग पट्टी में बांट दिया जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां लगाई जाती है कि जमीन वहां से कटे नहीं। ये पवन द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। जो हवा प्रेशर मारता है ना जमीन पे, उसको ये लोग कम कर देते हैं, इसे घास लगा लगा कर किनार पे और सीढ़ी जैसा बनाकर। इस तरीके को पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं। क्या चीज? पट्टी कृषि। अब पट्टी कृषि देख लो यहाँ पे, उसको काहे छोड़ा जाए, उसको भी लेकर चलते हैं। पट्टी कृषि, ये देख लो पट्टी कृषि कैसा होता है। एक लाइन में दिख रहा है ना, एक लाइन में पट्टी जैसा दिख रहा है। पानी पटाना है तो एक जगह छोड़ेंगे, पूरा पानी पट जाएगा, नहीं तो एक ट्रैक्टर लेकर घुस जाएंगे, पूरा पानी पटा देंगे। ये देख लो पूरा फार्मिंग चल रहा है। ये फार्मिंग किस तरह है? चारों तरफ से पूरा ये ढक दिया गया है और बीच में सब खेती बाड़ी की जा रही है। और एक ये भी देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर फुहारा मार दिया जा रहा है। दिख रहा है ना फुहारा किस तरह मारा जा रहा है। एक बीच में पाइप लगा है, उतना दूर को अकेले नियंत्रित कर लेता है, अकेले। इसी को पट्टी कृषि बोलते हैं। मतलब एक विषुवत, एक सीधी रेखा में खेती बाड़ी की जाती है, उसी को पट्टी रेखा में लिया जाता है। आइए बुक पे। अब स्ट्रिप फार्मिंग किसे कहते हैं जान गए आप? पेड़ों को कतारों में लगाकर सक्षर, जिसको स्लेदर बेल्ट, मेखला बनाने में भी पवन की गति कम होती है। यहाँ पे देखो दूसरा है, पेड़ों को कतार में लगाकर क्या किया जाता है? रक्षक मेखला बनाया जाता है। किसके लिए? पवन की गति कम करने के लिए, हवा के स्पीड को, गति को रोकने के लिए ही शेल्टर बिल्ट किया जाता है। मतलब एक सीधा रेखा में पेड़ लगाया जाता है। दिखाता हूं फोटो। सीधा रेखा में पेड़ लगाना। ओ ये नहीं, शेल्टर बेल्ट। ये देख लो आप किस तरह एक लाइन में पेड़ लगा है। यहां पर आप देख सकते हैं एक लाइन में पेड़ लगा है। यहां पर देख सकते हैं एक लाइन में पेड़ लगा है पीछे साइड में। यहां पर आप देख लो, ओपन हो रहा है, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। यहां पर देख लो किस तरह यहां पर एक लाइन से खेती की जा रही है। किस चीज का? पेड़ पौधा का। किस लिए? हवा के गति को रोकने के लिए। हवा का गति जब रुकेगा तभी हमको हर चीज का सुविधा यहाँ पर मिल सकता है। कि बहुत जगह पर इतना तेज हवा होता है कि उसका जवाब ही मत पूछो। यहाँ पर देखो हवा के गति को रोकने के लिए क्या किया गया है, एक लाइन से पूरा पेड़ लगा दिया गया है और पूरा को घेर दिया गया है। हवा का गति इससे रुक गया, तो हवा का गति को रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत कहा? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, तो पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। जैसे में खासकर गुजरात, राजस्थान और पंजाब का कुछ इलाका में ही ये सक्षम है, उसके अलावा ज्यादा जगह पे नहीं होता है। लेकिन आजकल बहुत लोग पेड़ पौधा लगा रहे हैं। पेड़ पौधा क्यों लगा रहे हैं? बेचने के लिए लगा रहे हैं। ये बड़ा हो जाएगा, पेड़ पौधा लगा दिए हैं, अब उसको हम बाद में बेच लेंगे तो बढ़िया फायदा हो जाएगा। जी नहीं, आप पर्यावरण को काट कर पैसा कमाते हैं तो पर्यावरण आपका काट देती है। अगर जितना पेड़ काटे उतना नहीं लगाए तो आपका पतन निश्चित है। 100% लिख कर दे देता हूं। भारत के पर्यावरण की दशा क्या है? सुकुमारी गांव और झुबुआ जिले ने यह कह दिया है कि वो कर दिया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुकुमारजी में वृक्ष घनत्व, मतलब उस इलाके में वृक्ष का संख्या बढ़ा दिया जाए। 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो 92 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया है।
पर्यावरण के पुनर्जनन से पर्यावरण को फिर से साफ करने के लिए अधिक संस्थान उपलब्ध है। कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है और समाज में आर्थिक समृद्धि आती है। सुकुमार जी में 1989 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपए थी। किसमें 74 तक। नीचे वाला देखो, पर्यावरण के पुनः स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजन प्रतिबंध द्वारा हरा भरा बना सकता है। और भोपाल के लोग बहुत ज्यादा पेड़ पौधा लगाते भी हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं लगाते हैं। कहीं भी चल जाओ ना, कोई भी सोसाइटी में आपको पेड़ पौधा ज्यादा दिखेगा। भले घर है, उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, लोग है, पोल्यूशन है, लेकिन वहां पर हर सोसाइटी में बीच में कॉरिडोर है, तो कॉरिडोर में आपको बढ़िया सा पेड़ लगेगा और फिर फूल लगेगा, पौधा लग जाएगा, थोड़ा मोड़ा पीला वाला फूल लग जाता है, कोई तुलसी का पौधा लगा देता है। मतलब अलग अलग प्रकार के वहां पर पौधा खूब लगाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। हे भगवान, अभी तक भ्रम है। समुदाय को एक गरीब आदमी खींच रहा है और बाकी इधर क्या कर रहे हैं, छोड़ो इनको। ठेकेदार नौकरशाह नियुक्त। भारत सरकार परियोजना में एक इंजीनियर होता है और बाकी सब ये काम कर रहे हैं। हमारे गांव में करीबन 2012 में 12 तक एक नदी पर बांस का पुल था। किस चीज का? बांस का पुल था। केवल वहां से मोटरसाइकिल और साइकिल जाता था, बस। एक दिन हुआ क्या, पानी का बहाव तेज था, उसमें एक जन थे, साइकिल से जा रहे थे, पुल को पार कर रहे थे और उनको बताया गया था कि पुल टूट सकता है, लेकिन उनको तैरने आता था। तो जैसे चढ़े, पुल टूट गया। पुल टूटा, वो डायरेक्ट नदी में गिरे, साइकिल दह गया, बेचारे बहकर चले आए किनारे पे, राम राम नाम जप लिए, कहे कि भैया हमार जान बच गल, साइकिल छोड़ो, जाओ मार में। यहाँ पर ये पाठ खत्म होता है, ये अध्याय खत्म होता है। यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न है जो केवल ऑब्जेक्टिव है, जो आप इसको खुद से करना है। एक बताता हूं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क मतलब लोहा किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण या जैव या प्रवाह? नवीकरण तो है नहीं, जैव तो है नहीं, प्रवाह है नहीं, तो बचा कौन? अनवीकरण योग्य। आसान है, ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है इसमें। और ये 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। 1-2 में नहीं, करीबन 30 शब्दों में देना है। एक मैं बताता हूं, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। मैं नाम बता देता हूं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। आगे का आप बताओ। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल लगाई जाती है? मुख्य रूप से मैं बताता हूं, हर क्षेत्र का अलग अलग है। बहुत जगह चावल, बहुत जगह गेहूं और बहुत जगह क्या लगाते हैं? सब्जियां लगाते हैं। सब्जी भी लंबा लंबा होता है। बाकी क्या आप करना? 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। कम में नहीं, 120 शब्दों में देना है। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से लेकर 61 से पवन के अंतर्गत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इसका क्या कारण है? क्यों 1960 से 61 में जंगलों का बढ़ोतरी नहीं हुआ है, जंगल नहीं बढ़ा है। और नीचे है परियोजना क्रियाकलाप, कोई जरूरत नहीं है इसको करने का। हम लोग इसी को नहीं करते थे तो बहुत पिटाए हैं, लेकिन आज तक जिंदगी में इसका कुछ फायदा हमको दिखा नहीं है, इसलिए करने की कोई जरूरत नहीं है, सब फालतू का है। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। अगला अध्याय है वन्य एवं वन्य जीवन संसाधन। जंगल और जंगल के प्राणियों के बारे में यहाँ पर जानने को मिलेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट @gmail.com पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
विद इन 24 आवर 24 घंटा के अंदर आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। धन्यवाद।